दी लल्लन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। कैसा अचरज हुआ होगा मेरे और आपके पुरखों को जब पहली दफा उन्होंने देखा होगा कि उनके हाथ में भूरी और काली सी जो चीज है या कभी सफेद सी, उसे जमीन में रोप दो तो ऐसा पौधा उगता है जो कई कई बीजों को जन्म देता है, पोषण को जन्म देता है। हम पुरखों की भूख को लेकर जो असुरक्षा है उससे दूर करता है। हमने इसे किसानी का नाम दिया, हमने इसे खेती का नाम दिया। बीज की समझ इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी समझों में से एक है, जैसे आग की समझ, जैसे चक्के की खोज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल का झगड़ा हो गया, मंत्री पद छोड़ दिया। किसानों को लेकर लाए जा रहे 3 कानूनों पर कई दिनों से हरियाणा और पंजाब में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि एक बार फिर से देश की केंद्रीय बहस में आ गया है। सरकार के सहयोगी विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही। खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि विपक्ष बरगला रहा है। क्या हैं ये 3 नए कानून? इनके पक्ष में तर्क क्या हैं, इनके विपक्ष में तर्क क्या हैं? क्या आप किसान परिवार से जुड़े हैं? क्या आप अन्न खाते हैं, खाते ही होंगे? तो ये विषय आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और विषय है कि बेरोजगारी दिवस मनाए जाने के बाद कहां कहां की सरकारें नौकरियों के प्रश्न पर जागी हैं, ये बताएंगे। सुशांत केस का अपडेट भी देंगे। लेकिन शो में सबसे पहले आज का वीडियो। एक आ गई फुल से, एक आ गई फूल से। अब बताओ कितनी चिड़िया हो गई? कन्नी वसूली देखी होगी आपने, जिसकी मदद से घर का ईंट गारा ठक ठक करके धीमे धीमे जोड़ा जाता है। किसी भी समाज की नींव मजबूत हो, अलग अलग तरह की ईंट सही से जुड़ी रहे, इसके लिए शिक्षा की कन्नी वसूली जरूरी है। वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ऐसे ही एक शिक्षक दिख रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। इनका नाम रुद्र राणा है। कोविड के दौर में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। हमारे देश का हर इलाका अभी इतना इंटरनेट संपन्न नहीं हुआ कि ऑनलाइन क्लास आसानी से चल सके। ऐसे में रुद्र राणा ने स्कूल को बच्चों तक पहुंचा दिया। एक बाइक पर छतरी लगाकर, चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड लेकर वो मोहल्लों में पहुंच जाते हैं, बच्चों के बीच घंटी बजाते हैं। बच्चे सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए जमा होते हैं और शुरू होता है रचनात्मक तरीके से पढ़ाई लिखाई का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ही एक और शिक्षक हैं, अशोक लोधी, सिनेमा वाले बाबू के नाम से मशहूर। वो बाइक में स्कूल की तरफ से मिले टीवी और माइक को लेकर बच्चों को विजुअल माध्यम से हल्के फुल्के ढंग से पढ़ाते हैं। टीवी के कवर पर लिखा होता है सिनेमा वाले बाबू, पढ़ाई तुहर दुआर। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनका आते रहना जरूरी है, ऑक्सीजन की तरह। सफदर हाशमी कह गए हैं, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, शिक्षा ही तो मुक्ति का, तरक्की का रास्ता खोलेगी। खूब पढ़िए। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए और 1,174 लोगों की मौत हो गई। मैं यहां पर खबर पढ़ता हूं, कई महीनों से यह आंकड़ा पढ़ रहा हूं, उस दिन के इंतजार में जब यह आंकड़ा 0 पर पहुंचेगा। फिलहाल क्या है? कुल मामले बढ़कर देश में हो गए 52,14,678। एक्टिव मामले 10,17,754 और मौत का कुल आंकड़ा 84,372। दूसरी सुर्खी रोजगार को लेकर है, जिस पर हमने गुरुवार के शो में विस्तार से बात की। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवाओं ने और विपक्षी पार्टियों ने उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। अब इसका आंशिक असर दिखने लगा। यूपी में नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अगले 6 महीनों में सभी विभागों में जो पेंडिंग है चयन प्रक्रिया, उसको पूरा किया जाए। इसके लिए रिक्तियों के आंकड़े कल यानी 19 सितंबर तक उपलब्ध कराने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे हर दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।
हम अपने मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, नेताओं से, हुक्मरानों से यही उम्मीद करते हैं कि अगर कोई गलती हुई है, नाइंसाफी हुई है तो उसे ठीक करें। वैसे रोजगार की बात हुई तो बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का एक डेटा आया है। इसके मुताबिक मई से अगस्त 2020 के बीच करीब 66 लाख व्हाइट कॉलर पेशेवर लोगों की नौकरी चली गई। व्हाइट कॉलर मतलब सैलरी क्लास वाले प्रोफेशनल, इनकी नौकरी की उनमें इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट, डॉक्टर सब शामिल हैं। अगली सुर्खी में बात आपके पैसों के लेन देन की। इस काम में सहूलियत देने वाले पेटीएम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। हालांकि पेटीएम से जुड़े पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी अभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हालांकि खबर लिखे जाने तक गूगल ने पेटीएम को हटाए जाने का स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह गूगल की कुछ नीतियों का उल्लंघन है। गूगल की वाइस प्रेसिडेंट सुजैन फ्रे की तरफ से आज ही लिखे गए एक ब्लॉग में ऑनलाइन कसीनो और सट्टेबाजी से जुड़ी ऐप्स के खिलाफ बात की गई है। इसी से इसको जोड़ा जा रहा है। कई लोग शंकित हो रहे हैं, अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं। अगर पहले से डाउनलोड है ऐप तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट आएगा लल्लन टॉप आपको बताएगा। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ऐलानों का दौर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य के लिए प्रोजेक्ट और योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। आज 18 सितंबर को उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम में कोसी रेल महासेतु का लोकार्पण किया। महासेतु के अलावा समस्तीपुर रेल मंडल की कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 3000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बिहार के रेल नेटवर्क को मजबूत करेंगे, बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी के समय शुरू हुआ कोसी महासेतु प्रोजेक्ट यूपीए सरकार में रुक गया था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। मोदी जी ने भी लालू जी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकारों में थे उन्होंने ख्याल नहीं रखा। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के मसले पर राजनीति चल रही थी उस पर भी टिप्पणी की, लेकिन वो तो बड़ी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। फिलहाल उद्घाटनों की चमक दमक के बीच अगली सुर्खी भी बिहार से ही है, एक पुल से ही संबंधित है। किशनगंज जिले में एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल टूट गया। जल्द ही उद्घाटन होना था। दिगल बैंक ब्लॉक के गोवाबाड़ी गांव से ये तस्वीरें आई। कंकई नदी पर पुल बनाया जा रहा था। जितना बना उसमें 1.42 करोड़ रुपए की लागत आई। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के बीच पुल टूटने की खबरें अपनी जगह बनाती हैं। घटिया क्वालिटी के निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार जैसे कीवर्ड घूमते हैं, फिर सब पहले के जैसा हो जाता है। आखिरी सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच से जुड़ी है। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कथित ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर से करीब 1 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, जिसकी बाजार में कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा राहिल के घर से 4.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। 17 सितंबर को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में मुंबई के पवई समेत 3 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। ये थी सुर्खियां। अब बारी बड़ी खबर की। खेत खलिहानों को, घर को, चौपालों को छोड़कर जब अन्नदाता किसान राजधानी दिल्ली में आता है तो सरकार से कोई नाराजगी लेकर आता है, किसी फैसले पर गुस्सा होकर आता है। प्रदर्शन करते किसानों पर लाठियां चलती हैं, वो मार खाते हैं और उन अन्नदाताओं पर हमें तरस आता है और आगे सिर्फ सियासत रह जाती है। किसानों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। ज़रूरी ये भी तो है कि किसान जिन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं उनकी चर्चा हो। चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि कहीं कोई राजनीतिक पार्टी, कोई दल किसानों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधार को लेकर 3 बिल लाई। इसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में और कहीं बड़े स्तर पर प्रदर्शन नजर नहीं आए। विरोध में पंजाब में आज एक किसान ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बिल के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा दिया। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही। कल लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए, तो सवाल ये उठता है कि ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा। दूसरा कि मोदी सरकार का वोट बैंक किसान भी होते हैं। अगर कानून किसानों के खिलाफ है तो सरकार ऐसे कानून पर क्यों अड़ी हुई है। किसानों का नुकसान हो रहा है तो किसका फायदा करना चाहती है सरकार। इस पर आज विस्तार से बात। सबसे पहले तो आप इन 3 बिल्स को समझ लीजिए। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अंग्रेजी में से कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। आवश्यक वस्तु कानून 1955 में बनाया गया था। इसके तहत सरकार ये तय करती है कि किसी सामान का कितना भंडारण, स्टोरेज हो सकता है। काला बाजारी रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। अब सरकार इसमें संशोधन कर सिर्फ युद्ध या किसी आपदा के वक्त ही भंडारण का नियमन करेगी।
मतलब तब ये तय कर सकती है कि भाई आप फलानी दाल या ढिकाना अन्न इतना जमा नहीं कर सकते, बाकी टाइम स्टोरेज पर कोई रोक नहीं होगी। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। इसके तहत सरकार ने छूट दी है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। वन कंट्री वन मार्केट, और कोई भी किसान से उपज खरीद सकता है। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। इसके तहत किसान फसल बोने के वक्त ही खरीदार से समझौता कर सकते हैं कि वो किस दाम पर बेचेंगे, यानी उत्पादन से पहले ही भाव को लेकर समझौता होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी इन कानूनों में है। सरकार ने जून में अध्यादेश के जरिए ये कानून लागू किया था। अध्यादेश एक तरह का राष्ट्रपति का आदेश होता है जो संसद से पास किए कानून की तरह ही होता है, लेकिन तभी जब संसद नहीं चल रही हो। जब संसद नहीं चल रही तब अध्यादेश, और जब संसद चल रही है तब वो कानून की शक्ल में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना जरूरी है। संसद शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर अध्यादेश को बिल की शक्ल में संसद से पास कराना होता है, और नरेंद्र मोदी सरकार अब वही कर रही है और इसी पर विरोध हो रहा है। इन 3 बिलों का विरोध नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल का, यानी जिसके तहत एपीएमसी के बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, उस बिल का। इसको लेकर किसानों का विरोध क्या है, पहले ये जानते हैं। अध्यादेश को जरूरी था कोरोना काल में, क्या इमरजेंसी थी देश के ऊपर, आज इसमें अध्यादेश लेकर आइए। किसी इमरजेंसी में अध्यादेश ले आ जाते थे, लेकिन तो क्या किसी किसान ने कहा था भैया अध्यादेश लेकर आओ, हम मर रहे हैं। किसान को और मारने पे लगे हुए हैं। सरकार एपीएमसी के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है। जब कोई ये कहता है कि एपीएमसी वाला सिस्टम सही नहीं, तो सही गलत का तौल हम इस बात से कर सकते हैं कि ये लागू ही क्यों किया गया था, ये सिस्टम लाया क्यों गया था और अब क्या दिक्कतें हैं। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में ज़्यादातर राज्यों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया। ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि उस वक्त किसान कर्ज में डूबे थे, लाला साहूकारों के चक्कर में फंसे रहते थे। किसान कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी उपज खेत से ही कर्ज देने वाले ले जाते। साहूकारों की मनमानी, औने पौने दामों पर उपज लेते, किसान को सही दाम नहीं मिलता। इस कुचक्र से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकारों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया, ताकि ऐसे ही कोई किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर खेत से फसल न ले जा पाए। एपीएमसी एक्ट में तय हुआ कि फसल सिर्फ मंडी में बिक सकती है, और वहां भी किसान से उपज वही खरीदेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। व्यापारी बोली लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमत किसान को मिले। हर राज्य को एपीएमसी मंडियों के हिसाब से बांटा गया और मंडियों के संचालन के लिए चुनावों की व्यवस्था की गई। अब एपीएमसी में उपज कैसे बिकती है वो सिस्टम भी समझ लीजिए। फसल की कटाई के बाद किसान अपनी उपज बेचने के लिए एपीएमसी मंडियों में जाता है। वहां अड़तियों की दुकानें होती हैं। अड़तिया कौन है? अंग्रेजी में इन्हें कमीशन एजेंट कहते हैं। कमीशन पर काम करने वाले बिचौलिए समझिए, किसान और व्यापारी के बीच की कड़ी। मंडी में अड़तिया की दुकान पर किसान अपनी उपज रखते हैं, वहीं वजन नापा जाता है, वहीं आकर व्यापारी बोली लगाकर भाव तय करते हैं। जिस भाव पर खरीदने की बात होती है वो कीमत भी व्यापारी एक तय समय के बाद अड़तिया को देते हैं और अड़तिया किसान को। अड़तिया को इसमें 2.5% के लगभग कमीशन मिलता है। मंडियों से खरीदा अनाज या फल व्यापारी वहां पहुंचाते हैं जहां इनकी खपत होती है, मिल में, फैक्ट्रियों में, बाजार में। तो हम जिन्हें व्यापारी कह रहे हैं, आप उन्हें बिचौलिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिचौलिया हैं अनाज पैदा करने वाले किसान और जहां माल की खपत हो रही है उस खरीदार के बीच। और अक्सर बात उठती है कि इन आढ़तियों और बिचौलियों के चक्कर में किसान को सही कीमत नहीं मिलती अपनी फसल की। एपीएमसी वाली व्यवस्था के खिलाफ ये सिर्फ एक तर्क है, और भी तर्क हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों में ये एक्ट लागू हुआ तब इसकी जरूरत थी, वक्त के साथ इसमें कुव्यवस्थाएं पनपने लगी। नियमों के हिसाब से एपीएमसी मंडियों में किसानों के अनाज पर बोली लगाई जाती है, लेकिन बिचौलियों ने इसकी सिर्फ एक औपचारिकता भर रखी। बिचौलियों और अड़तियों के आपसी गठजोड़ से किसानों को कम दाम दिया जाता है। इसके अलावा अनाज की क्वालिटी में कमियां निकालकर भाव कम कर दिया जाता है, लेकिन फिर बिचौलिए उसी अनाज को ऊंचे दाम में बेचते हैं, यानी किसान पिसता है। इसलिए एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की कवायद कई सालों से चल रही है। 2003 में भी केंद्र सरकार ने मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाकर इसे लागू करने के लिए राज्यों को कहा था। बिहार जैसे कई राज्यों ने पुराना एपीएमसी एक्ट खत्म भी किया था। और अब मोदी सरकार क्या नई व्यवस्था चाहती है? नए बिल के मुताबिक एपीएमसी मंडियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाहर भी उपज को बेचा जा सकता है। यानी ये किसानों पर है कि वो अनाज या गल्ला मंडी में ले जाकर अपना अनाज बेचना चाहते हैं, या मंडी के बाहर कहीं किसी कंपनी, फैक्ट्री या कारखाने में सीधे बेचना चाहते हैं। दोनों विकल्प रहेंगे, ओपन मार्केट रहेगा। इसका विरोध क्यों होना चाहिए, ये बात समझ नहीं आती। खरीदने वाले ज़्यादा होंगे या बेचने के ज़्यादा विकल्प होंगे तो जाहिर तौर पर किसानों को पहले से बेहतर मिलेगा, लेकिन अड़तियों या बिचौलियों का नुकसान हो सकता है, उनका कमीशन घट सकता है। इसके अलावा किसानों का क्या कहीं नुकसान है?
ये सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से, सुनिए उनकी राय। अमेरिका और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी, वहां पर कोई एमएसपी नहीं है, वहां पर कोई एपीएमसी की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है। ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में है। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline. आजकल भी अगर हम देखें तो the rate of suicide in rural America is 45% higher than the rate of suicide in urban America. जो bankruptcy खड़ी है किसानों के सिर पे वो $425 बिलियन की है। अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि ओईसीडी कंट्रीज की सब्सिडीज हर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है, और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए ओईसीडी की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि $246 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें $100 बिलियन सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते कि अमेरिका और यूरोप से आगे, ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए। व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज। वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब अंडर इंडिया की एक स्टडी है कि अगर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों की भाषा में आप जानते हैं, अगर वो हटा दी जाए तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो 40% ड्रॉप करता है। यानी मतलब उनका एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी सब्सिडीज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कब देश की रियलिटीज को जानेंगे और एक फेल्ड मॉडल हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। यही हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने एपीएमसी मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम तो, और रिजल्ट ये हुआ 14 साल हो गए हैं। आपने देखा है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें अधिकतर लोग बिहार गए हैं। 14 साल आपने जनरेशन का जो लॉस हुआ है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट ने या जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया था उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का। इससे मतलब साफ है कि दैट मॉडल फेल्ड टू शो इट्स वर्थ इन बिहार। अब जब बिहार में फेल हो चुका है, जब अमेरिका में फेल हो चुका है, जब यूरोप में फेल हो चुका है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या टेक्स्ट बुक के बाहर देखने की क्षमता नहीं रखते? व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाई कांट वी बिल्ड अप आवर ओन सिस्टम जो कि देश के किसानों के लिए हित में हो? क्यों नहीं हम कर सकते? मुझे नहीं समझ आता कि why do you have to follow the prescription जो वर्ल्ड बैंक ने आपको दे दी है और आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन तभी हो पाएगी, आप उसको प्रमोट करते रहेंगे। You know, to me, it's very clear that it is something like the delicensing of industry in 1991, because you are giving a better choice and opening up the markets where the processors and the farmers, or exporters and the farmers, or retailers and the farmers can join together. So the intermediation cost is likely to come down. There are two parts of this game. One is the politics part, because some states are upset that their mandi fee and all those revenues are likely to decrease. It reminds me of Indian Airlines times when there was only one airline and monopoly, and could be high prices and lower quality. And when you create a competition and create 5 more airlines in the country, then the consumer gains. So the farmers should gain out of this. A few other things need to be fixed, but first the legal framework has to allow a competition, and I feel these 3 ordinances are in that direction.
अब बिल के विरोध में हो रहे दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दिल्ली या पंजाब या हरियाणा में जो किसान विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अनाजों की सरकारी खरीद बंद करना चाहती है, ये बात कही जा रही है। यही चिंता कल संसद में विपक्ष के नेताओं ने भी जाहिर की। तो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाना चाहती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देना चाहती। गेहूं और चावल जैसी 22 फसलों की सरकार एक न्यूनतम मूल्य तय करती है। इस दर पर सरकारी एजेंसियां किसानों से अनाज खरीदती हैं। मूल्य इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को उपज के भाव को लेकर एक सिक्योरिटी मिल जाए, बाजार भाव ऊपर नीचे होने के चक्कर में उनका नुकसान ना हो। और यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि एमएसपी का मतलब ये नहीं कि मंडियों में व्यापारी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे ज़्यादा भाव से ही खरीदे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अमूमन एपीएमसी मंडियों में समर्थन मूल्य से भाव कम मिलता है। सिर्फ सरकारी खरीद में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाता है, चाहे यूपीए सरकार का दौर रहा हो या एनडीए का। एमएसपी बढ़ाकर सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं। किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां भी समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर साल 2 साल में एक आंदोलन करती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कंसेप्ट देखने सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन असल में ये एक प्रतीक है। देश में सिर्फ और सिर्फ 6% किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। फिर दोहराता हूं, सिर्फ 6% किसान, 100 में 6 किसान एमएसपी का फायदा ले पाते हैं। 94% के लिए इसका होना ना होना बेकार है। और ये आंकड़ा कुछ साल पहले सरकार की ही बनाई एक कमेटी ने दिया था। पर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का फायदा लेने वाले किसान देश के बाकी राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं। 2019-20 की बात करें तो इस दौरान हरियाणा और पंजाब में 1835 रुपये एमएसपी के हिसाब से 226.56 लाख टन चावल सरकारी एजेंसियों ने खरीदा और 1925 एमएसपी के हिसाब से 201 लाख टन गेहूं खरीदा। इसमें 80,293 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब सरकार एमएसपी पर जो खरीद करती है उसका क्या करती है? सिर्फ किसानों को भाव देने के लिए अनाज खरीदना सरकार की मजबूरी है या ये सरकार की जरूरत भी है? क्यों खरीदे सरकार? सरकार अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। भंडारण एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में होता है। और फिर इस अनाज का क्या होता है? जो सड़ता है उसकी खबरें तो आप देखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन सरकार सड़ाने के लिए नहीं, गरीबों को बांटने के लिए अनाज जमा करती है। खाद्य सुरक्षा के तहत सरकार खरीद कर इस अनाज को देश भर में गरीबों को पहुंचाती है। इस सिस्टम पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार इस व्यवस्था से भी बाहर आना चाहती है, और ये कहने का आधार एक कमेटी की रिपोर्ट, शांता कुमार कमेटी। अगस्त 2014 में सरकार ने शांता कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनाज के भंडारण का काम राज्य सरकारों को देना चाहिए। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने लाभार्थी हैं उनका फीसद कम करना चाहिए। अनाज भंडारण के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत देनी चाहिए। तो विपक्षी और किसान नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अनाज खरीद और भंडारण कम करना चाहती है, और जाहिर है कि भंडारण कम होगा तो एमएसपी के लाभार्थी कम होंगे। और क्या सरकार की भी यही मंशा है? इसका जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सुनिए। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। यानी सरकार कह रही है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को घटाना नहीं चाहती, सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है। बात यह भी उठती है कि सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था तब शुरू की जब खाद्यान्नों की देश में कमी थी, खाद्यान्न संकट था। गेहूं और चावल उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। अब वैसी जरूरत नहीं रही, तो किसानों को बाजार में सही भाव मिलने वाली फसल उगानी चाहिए, ये तर्क आ रहा है, ताकि सरकार पर भी एमएसपी और भंडारण का बोझ ना पड़े और किसानों को भी अपनी फसल के अच्छे दाम मिले। इस विकल्प में क्या कुछ समस्याएं हैं? हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, इसमें किसान की क्या गलती है? जब सरकार को व्हीट एंड पैडी चाहिए था तो आपने एनकरेज किया, उसको सारे प्रावधान दिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया, एमएसपी दिया। अब आप कहते हो कि आप इसको छोड़ के आप किसी और क्रॉप में चले जाइए। किसान बेवकूफ नहीं है।
देखिए, किसान को अगर उससे अच्छा दाम मिलता है तो वो जाने को तैयार है। अब इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन में सनफ्लावर, मेज, ये सब चीजें की। अब बताइए कि पिछले एक महीने के अंदर एमएसपी का जो एमएसपी के प्राइस की हम बात करें या मंडी की बात करें तो मक्की पे 600 रुपए पे क्रॉप बिकती है, बताइएगा, जबकि प्राइस एमएसपी 1850 रुपए है। तो किसान डाइवर्ट करेगा? आपका ख्याल है? किसान क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि उसका भी लाइवलीहुड है? ये हम लोग जो बैठे बैठे सोचते हैं ना कि ये नहीं कर रहा है किसान, मुझे लगता है कि वहां प्रॉब्लम है। हमारी सोच में प्रॉब्लम है, किसान की सोच में प्रॉब्लम नहीं है। और हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे। जब हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसी सिस्टम पे चलेगा, बीट एंड राइस। इसलिए किसान जो है, मेरा मानना है कि वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो बेस्ट साइंटिस्ट है, वो जानता है कि उसके हित में क्या है और देश के हित में क्या है। वो नहीं डाइवर्ट कर रहा है। गलती हमारी है, गलती किसान की नहीं है। आप मक्की पे दीजिए उसको 2000 रुपए। एपीएमसी और एमएसपी के अलावा किसान एक और बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, बड़ा लंबा नाम है इस बिल को लेकर। इसके तहत किसान फसल उगाने से पहले ही खरीदार से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उपज को किस भाव पर खरीदेंगे। किसान कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका मालिकाना हक छिन जाएगा। हालांकि किसान को खरीदार से करार करना है या नहीं, ये किसान पर निर्भर करेगा, एक विकल्प होगा उसके सामने। अब बात करेंगे मोदी सरकार के 3 कानूनों को लेकर देश के बाकी हिस्सों में किसानों के रुख की। हरियाणा, पंजाब और यूपी के अलावा तमिलनाडु में किसानों के प्रदर्शन की खबरें आई। इसके अलावा कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन नजर नहीं आया। कई किसान नेताओं ने इन कानूनों का स्वागत भी किया। महाराष्ट्र में किसानों के 2 संगठनों का जिक्र है, राजू शेट्टी का स्वाभिमानी पक्ष और अनिल घानावत का शेतकारी संगठन। इन्होंने किसान अध्यादेशों का स्वागत किया। राजू शेट्टी ने इस बिल को किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम बताया। तो फिर मसला ये उठता है कि हरियाणा और यूपी के किसानों के लिए ये लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हो गई? इसकी 2 वजहें देख सकते हैं। एक तो भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस का मजबूत बेस, और दूसरा कानून से किसानों का यहाँ सीधे तौर पर होने वाला नुकसान। पंजाब में करीब 28,000 रजिस्टर्ड आढ़तिये हैं। इसके अलावा सरकार जितना एमएसपी खरीदती है उसका 1/3 से ज्यादा पंजाब से आता है, यानी किसानों का पंजाब में एमएसपी का फायदा ज्यादा मिलता है। किसान संगठन और विपक्षी ये बात स्थापित करने में कामयाब रहे कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ये अगस्त महीने तक सरकार के कानूनों के साथ थी। सुखबीर सिंह बादल ने कृषि मंत्री की चिट्ठी साझा की थी नरेंद्र तोमर की, जिसमें उन्होंने नए कानूनों के फायदे गिनवाए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर राजनीतिक हमला किया था। ये तीनों अध्यादेश जून में आए। अध्यादेश मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जारी करते हैं। इस मंत्रिमंडल की बैठक में हरसिमरत कौर बादल भी थी। अगर सरकार का कोई मंत्री मंत्रिमंडल के फैसले से सहमत नहीं है तो उसे इस्तीफा देना होता है, ऐसी रवायत है। लेकिन हरसिमरत कौर बादल ने तब इस्तीफा नहीं दिया, मतलब तब वो समर्थन में थी। लेकिन पंजाब में किसानों का प्रदर्शन बढ़ा, कांग्रेस ने अकालियों पर राजनीतिक हमले किए तो अकाली दल ने साइड बदल ली। क्या वजह है इसकी? अकाली दल का बेस किसान वोटर है और बड़े स्तर पर पंजाब में किसान तीनों कानूनों के खिलाफ है। अकाली दल की 2017 वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खराब हालत थी। अब अकाली किसानों की मांग का समर्थन कर अपना बेस फिर से मजबूत करने का मौका देख रहे हैं। एक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसके डॉक्टर प्रमोद कुमार के मुताबिक मौजूदा मांगों का समर्थन कर अकाली दल किसानों से अपनी पुरानी नाराजगी कम करना चाहता है और इसलिए उसने बीजेपी के खिलाफ जाने जैसा बड़ा फैसला लिया। हालांकि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ा। इस विरोध के बाद भी बीजेपी सरकार किसानों से जुड़े तीनों बिल पर पीछे नहीं हट रही। लोकसभा में बिल पास हो गए हैं, अब सरकार के पास राज्यसभा की चुनौती है। देखते हैं कि सरकार इस बिल के समर्थन में और क्या तर्क लेकर आती है और हरियाणा और पंजाब में अपना बेस कैसे बचाती है। आज के शो में इतना ही। आखिरी में काका हाथरसी का जिक्र, आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी एक कविता, वैसे स्कूल के जमाने में भी एक कविता खूब सुनाता था, जिसमें काका हाथरसी ने नेहरू जी के पंचशील सिद्धांत की बखिया उधेड़ी थी, क्योंकि चीन ने उस सिद्धांत को ध्वस्त करते हुए हमारी सुरक्षा की सेंध लगाते हुए हम पर हमला किया था। पर आज कौन सी कविता सुनाऊंगा काका हाथरसी की? ये कविता सुनिए। वह क्या नेता बन सकता है जो चुनाव में कभी न हारे? क्या डॉक्टर वह महीने भर में 15-20 मरीज न मारे? कलाकार वह ऊंचा है जो बना सके हस्ताक्षर जाली, इम्तिहान में नकल कर सके वही छात्र है प्रतिभाशाली। जिसकी मुट्ठी में सत्ता है पर ब्रह्म साकार वही है, प्रजा पिसे जिसके शासन में प्रजातंत्र सरकार वही है। महंगाई से पीड़ित कर्मचारियों को करने दो क्रंदन, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनका करवाओ अभिनंदन।
करें प्रदर्शन जो हड़ताली, उन पर लाठी चार्ज करा दो, लाठी से भी नहीं मरे तो चूको मत गोली चलवा दो। लेखक से लेखक टकराए, कवि को कवि से हूट करा दो, सभापति से आज्ञा लेकर संयोजक को शूट करा दो। बात तंज में कही गई है, पर महत्वपूर्ण है कि जो आपसे अलग राय रखे वो आपका दुश्मन नहीं है। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।